अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बस्ट, तेज़ बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। क्लाउड बस्ट का मतलब है कि एकदम एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होना जिससे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बुनेर, बडग्राम, सवात और मानसहरा से बड़ी तादाद में अमवात की इतलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से हादसात में 214 अफराद जाबाहक हो गए हैं। सिर्फ बुनेर में क्लाउड बस्ट से 157 अफराद जाबाहक हो गए हैं, जिसमें एक ही घर के 20 अफराद भी शामिल हैं। बाजोड़ और शांगला में क्लाउड बस्ट से 23 अफराद जाबाहक हुए हैं। मानसहरा में क्लाउड बस्ट और सैलाब से 21 अफराद जाबाहक हो गए हैं। इसके अलावा सवात में बारिश और सैलाब से 12 अफराद जाबाहक हुए हैं। लोअर दीर में भी बारिश और सैलाब से 5 अफराद जाबाहक हो गए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत की है कि सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मुआवनत करे। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा करके आला सतह के इजलास की सदारत की है और चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला बुनेर में हुआ है। बुनेर के 12 से ज़्यादा देहात क्लाउड बस्ट से शदीद मुतासिर हुए हैं। PDMA ने बुनेर, बाजोड़, मानसहरा और बडग्राम को आफत ज़दा इजला करार दे दिया है। मुतासरा इजला में रेस्क्यू टीमों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया है और वहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और सूबाई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नौशेरा के करीब सुकई में रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। इस तमाम सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल सुबह में सोग मनाने का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 2 दिनों के दौरान 11 अफराद जाबाहक हो गए हैं और जाबाहक होने वालों में 5 बच्चे, 3 मर्द और 3 खवातीन शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 417 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 104 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में भी 2 रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर के मुताबिक सैलाब में तैयार फसलें और दुकानें बह गईं, कई मोटरसाइकिलें और दरख्त भी सैलाब में बह गए। इसके अलावा चिलास शहर और गिरदो नवा में भी वक्फे से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाबी रेलों के बाइस फसलें, मकानात, बागात, राब्ता पुल और वाटर चैनल तबाह हो गए हैं। सैलाबी रेले के बाइस शाहराह कराक्रम बंद हो गई है, जिससे गिलगित से रावलपिंडी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है और सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने 26 जून से 15 अगस्त तक के नुकसानात की रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 15 अगस्त तक 498 अफराद जाबाहक हुए हैं, जबकि 768 अफराद जख्मी हुए हैं। NDMA के मुताबिक अमवात की वजूहात में सबसे ज़्यादा फ्लैश फ्लड और घरों का गिर जाना है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सैलाब में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और बहुत नुकसान हुआ है। तमाम इदारे काम कर रहे हैं। CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। पख्तूनख्वा में मलाकान रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। अमलाक को रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया है, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। बकाया जितने भी अजला हैं साथ के, उनको भी ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर नीचे के जो इलाके हैं उनके अंदर भी इकदाम किए जा रहे हैं और साथ साथ जो है हैवी मशीनरी जो है उसको लगा दिया गया है ताकि रोड को क्लियर किया जाए। हम बात करेंगे बुनेर, सवात, मानसहरा में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले बुनेर जाएंगे। रसूल दावड़, बहुत शुक्रिया। बताइएगा सबसे ज़्यादा नुकसान क्लाउड बस्ट के बाद बुनेर में हुआ है, क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल है? जी यकीनन यहाँ बुनेर में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो डेथ के टोल है वो यहाँ का ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त भी हम एक अस्पताल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुसलसल यहाँ पे ज़ख्मियों को भी लाया जा रहा है और डेथ बॉडीज़ भी आ रही है। यहाँ मुकामी लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो वो उसकी तलाश जारी है। ऐसे ऐसे घर भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 30 और 35 लोग एक ही घर से, क्योंकि यहाँ पे बड़े कुंबे होते, बड़े बड़े यानी 1 2 3 4 भाई एक साथ रहते हैं, तो उस वजह से
बहुत ज़्यादा लोग एक एक घर के मिसिंग है, गायब है, और वो कहते हैं पानी में बह चुके हैं। यहाँ पे हमने डॉक्टरों से बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ सूबाई वज़रा आए हुए थे और एक हेलीकॉप्टर भी आया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर राउंड लगाने के बाद फिर यहाँ से चला गया है। दूसरी ये कि यहाँ पे हम रास्ते में जब आ रहे थे तो देखा कि कुछ एक्सकेवेटर यहाँ पे रास्ता साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जगह जहाँ पे फ्लड आया है, जहाँ पे ये नुकसान हुआ है, जहाँ पे ज़्यादातर कहा जा रहा है कि ऐसे भी एक दो गांव है जिसमें तकरीबन 80% जो गांव है वो मिलियामेट है, वो पानी में बहकर जा चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ मुकामी लोगों का कहना है कि डेथ के कैजुअल्टी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। यहाँ अस्पताल में पहले हमें 70 तक बताया गया था, फिर 100, फिर 135 तक सिर्फ एक अस्पताल में जो डेड बॉडीज़ लाई गई है, और बहुत से ऐसे भी है जिसको वहीं पे दफनाया गया है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा लोग अपनी मदद आपके इनकी खिदमत के लिए और इनके इलाज मुआवजे के लिए चंदे भी कर रहे हैं बाकायदा अस्पताल के सामने हमने देखा। और साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरख्त उखड़ गए हैं, बहुत से घर जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। इनका कहना है कि 9:30 बजे सुबह के वक्त अचानक तेज़ बहाव के पानी आया और उसके फ़ौरन बाद जो करीबी घर थे उस सबको बहा कर ले गया। और साथ साथ कुछ ऐसे घराने भी इसमें थे जहाँ पे शादी के प्रोग्रामात जारी थे, उसमें भी वो बह गए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है इस वक्त बुनेर का हुआ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है वज़ीर आला की जानिब से, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अब बहुत कम है और यहाँ पे जो कैजुअल्टी और नुकसानात है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जगह रोड अब भी बंद है और इसके अलावा वो पुल उकड़ गए हैं जो राब्ता सड़कें थे, अब लोग पैदल चलने की कोशिश करते हैं ज़ख्मियों को निकालने के लिए। इंतहाई वो सूरत हाल है कि पूरे सूबे की निस्बत बुनेर के अंदर तकरीबन 3 जो यहाँ पे इलाके हैं ऐसे कि जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें एक इलाका है बिशुनई, यहाँ के इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो मुकम्मल तौर पर यानी मिलामेट है, 90% 80% घर। तो यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो हेल्प है वो भी चाहिए होगी। और न सिर्फ ये बल्कि सूबाई हुकूमत की बल्कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पे ताउन होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हमने लोगों से बात की, इनका कहना है कि ये एक अचानक एक तूफ़ान आया, ये क्लाइमेट चेंज कभी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है बादल फटने से अचानक इतनी पानी आया कि कभी भी तारीख़ में इस इलाके में नहीं आई है। बाज़ार हम देख रहे हैं यहाँ पे वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं और बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं हेल्प करने के लिए, रज़ाकार भी मौजूद है। और उसमें भी बताएगा कि जो बहुत ही हलाकतों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है बहुत सारे लोगों का कहाँ हैं, या अब हतमी तौर पर कुछ हुकूमत रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बताया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल भी यहाँ पे आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हुकूमत उसी तरह उन लापता को अपने प्यारों से मिलाए। यहाँ पे एक नौजवान था, उससे अभी मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि तकरीबन 35 के करीब इनके मामूजात की फैमिली थी, उनमें से सिर्फ चंद यानी 4-5 मिल गए हैं, बाकी गायब है और उसको हम ढूंढ रहे हैं, पानी के अंदर तलाश कर रहे हैं और उनमें से चंद की बॉडीज़ भी मिल चुकी है। और हुकूमत इस सतह पर अगर हम देखें, वो लोग इस बात पे भी नाराज़ है, वो कह रहे हैं कि रोड खोलने के लिए वो इक्विपमेंट वो मशीनरी नहीं है ताकि इनके रोड खोल दे, और ये जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पे मदद असिस्टेंट पहुँचाना चाहते हैं या लाशों को ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है। तो इस वजह से सूबाई हुकूमत से भी वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके में जल्द अज जल्द अपनी टीमें भी पहुँचा दे। और इसके अलावा न सिर्फ अब पानी का जो बहाव था वो तो कम हो चुका है, वो जो लेवल था वो कम हो चुका है, लेकिन जो तबाही हुई है नीचे ग्राउंड पे वो बयान करने के नहीं है। जी बहुत शुक्रिया रसूल, और तफसीलात बता रहे थे। सवात में इस वक्त क्या सूरत हाल है, महबूब अली साहब ब्यूरो चीफ सवात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब अली साहब, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तबाही बुनेर में हुई है, सवात के हवाले से भी जो है वो अफसोसनाक इतलात ही सामने आई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात बताइएगा। शाजिब साहब, सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन सुबह बजे जो है
ये स्वात की पहाड़ी इलाके जो मरगुजार का दरा है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इसके अलावा स्वात के इलाके मालम जब्बा में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इसके अलावा कबल के बला इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। मुख्तलिफ मकामात पर ये क्लाउड बर्स्ट हुए थे और उसके बाद स्वात के जितनी भी नदी नालियाँ है वो सारे बिपर गए और बहुत बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुँचा है। आज डिप्टी कमिश्नर स्वात के ऑफिस से जो जारी होने वाला बयान है उसके मुताबिक आज सैलाबी रेले में 9 अफराद जो है वो जाबहक हो गए हैं, जबकि 3 अफराद इस वक्त भी लापता है। ताम शाज़ेब साहब, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है उस स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में हुआ है और शायद ये तारीख का बदतरीन सैलाब था जिससे इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। तकरीबन 500 ऐसे घर हैं कि जिसके अंदर सैलाबी पानी दाखिल हुआ है, जिससे इन घरों को नुकसान पहुँचा है और जिनके मकीन जो है वो आज उनको नहीं पता कि वो आज की रात कहाँ पर गुजारेंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं, वहाँ पर आज की रात गुजारेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर और मकानात जो है वो तबाह हो गए हैं, यकीनन वो लोग जो है बड़े फिक्रमंद हैं। इसके अलावा शाज़ेब साहब, बहुत अहम बात यह है कि इससे पहले भी स्वात में एक सैलाब आया था जिसमें 17 अफराद जो थे वो सैलाबी पानी में बह गए थे, लेकिन उस सैलाब का रेशो या उसका जो हुजम था वो निस्बतन कम था। इस दफ़ा जो ये नदी नालों में सैलाब आया है तो शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा सैलाब था। इसकी कई वजूहात हो सकते हैं, जिस तरह की एक तो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली इसकी वजूहात है। दूसरी बड़ी वजह जो है शाज़ेब साहब वो ये है कि बदकिस्मती से यहाँ पर लोगों ने नदी नालों के किनारों पर जो है घर बनाए हैं, मकानात बनाए हैं, मार्केट्स बनाए हैं। कई मकामात पर जो पानी की गुजरगाह है उनको बंद कर दिया गया है। इस वजह से जब यहाँ पर मानसून में खासतौर पर जून, जुलाई और अगस्त में जब बारिशें होती है तो अमूमन इस किस्म के फ्लैश फ्लड जो है वो आते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होते हैं। तमाम मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश हो सकती है। यकीन रिलीफ का काम भी जारी है, रेस्क्यू का काम भी जारी है, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हर जगह तक उनके लिए पहुंचना भी शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर दोबारा बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मजीद नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ रही है। बहुत नुकसानात हुए हैं जिनकी तफसीलात आप देख रहे हैं। मानसेरा से हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगश साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बंगश साहब, बताइएगा मानसेरा में नुकसान की तफसीलात भी बताइएगा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी भी तफसीलात बताइएगा। जिला मानसेरा के इलाके ढेरी हलीम और नील बन के इलाके में गुज़श्ता रात अचानक क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहां पे तकरीबन 5 से 10 घरों पर मुश्तमिल एक जो छोटा सा मोहल्ला था उसमें जो सैलाबी रेला आया है क्लाउड बर्स्ट के बाद वो सारे इलाके को अपने साथ बहा के ले गया है। और इस वक्त तक इत्तलात ये है कि इस इलाके में तकरीबन 22 के करीब लोग जो हैं वो रात को लापता हो गए थे। उसमें 10 के करीब मर्द हैं और बाकी 12 के करीब खवातीन और बच्चे इसमें शामिल हैं। आखिरी इत्तलात तक इस इलाके में तकरीबन 16 के करीब जो है वो लाशें बरामद हुई हैं और बाकी लोगों की जो तलाश है अभी तक जारी है। इसके अलावा मानसेरा में आज सुबह सवेरे सैलाबी रेले में पहले तहसील बालाकोट के इलाके बीसिया में एक कार जो है वो एक सैलाबी रेले में बह जाने से उसमें 2 लोग मौके पे जान भाग हो गए थे, एक शख्स जख्मी हुआ था जबकि 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया था। इसी तरह से थोड़ी दूर तहसील बालाकोट के इलाके खैर आबाद में एक पहाड़ी तोदा गिरा था एक घर पे जिसमें माँ और बेटी मौके पे जा भाग हो गए। अपर हजारे के मोस्टली जो लोग हैं वो पहाड़ों में रहते हैं। तो अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सारे लोगों का कैसे ख्याल किया जाए। और जब बारिश होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है तो अक्सर इलाके ऐसे जगहों पे है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत लेट पता चलता है और जिस वक्त तक वहाँ पे रिलीफ की सरगर्मियां शुरू की जाती हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। बहुत शुक्रिया। बुनेर में बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज दिन में आपने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया था बहुत नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है। पहले रिलीफ एंड रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू एंड रिलीफ, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का पे भी काम करना है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की बात भी हुई है। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं बताइएगा, जाहिर है आप वहाँ मौजूद हैं। शाज़ेब साहब, बड़ा गंभीर सूरत हाल है क्योंकि आउटबर्स्ट जो
ये कई सारे इलाके ज़िले जो है ना यहाँ से इफेक्ट हुए। मेरे ज़िले में जो सारा इफेक्ट हुआ है तो डगर की तरफ, और बाकी इलाके जो इफेक्ट हुए सीरियसली, इस वक्त मेरे पास जो कंफर्म डेट है ज़िले की वो है 135 की डेथ हुई हैं, जिसमें से 28 चिल्ड्रन है और 74 वमेन है। लेकिन ये डेथ टोल हमारे हिसाब से बढ़ेगा, ये मेरा ख्याल है 350 क्रॉस करेगा, क्योंकि एक इलाका ऐसा भी है जहाँ से एक गाँव ऑलमोस्ट हाफ गाँव खत्म हो चुका है और वहाँ कोई पता एक्सेस हमें इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हमने सारी टीम मोबिलाइज की है ताकि एक्सेस करे, वहाँ उन तक पहुँच जाए। तो फर्स्ट फोकस हमारा है रेस्क्यू पे और उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि लोगों तक हम पहुँचेंगे और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा जाने हम बचा सकते हैं उनको बचाएं। वैसे और जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या आप खदशा है आपको कि और ज़्यादा जो है लोग शायद मारे गए हों इस सारे में और शायद डैमेज भी ज़्यादा? इसलिए कि लोग पैदल तो चल सकते हैं, पैदल तो जा सकते हैं, लोगों के मवेशियाँ, गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल घर, इनका जो नुकसान हुआ वो तो हुआ है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्टिव एक इलाके की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा इलाका कि वो ऑलमोस्ट एक विलेज जिसकी मिनिमम घर जो है वो 200 है, वहाँ 200 की आबादी में से कोई 4-5 घरों के अलावा बाकी घर नहीं है और वहाँ कई सारे लोग हैं अभी तक मिसिंग है। मुझे हॉस्पिटल में एक फैमिली ने बताया कि हमारे 7 बंदे मिसिंग है, दूसरी फैमिलीज है पूरी जिसके 2 बंदे बाकी है और उनके 47 लोग मिसिंग है, फैमिलीज के, दोनों फैमिलीज के। तो बड़े सारे लोग मिसिंग है। कल तक कोई जब हम उन तक एक्सेस कर लेंगे, एक्सकेवेटर वगैरह लगाए हुए हैं, फिर पूरा अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है जो जानी नुकसान का। और आपने दिन में भी मुतालबा किया था वफाक से भी, सूबाई हुकूमत से भी कि कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ें, फिर खबर भी आई। आपको नजर आ रहा है कि जो रेस्क्यू के एफर्ट्स हैं वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही हैं? फिलहाल तो देखो वफाकी हुकूमत की तरफ से तो कोई नहीं, सूबाई हुकूमत का मैं मशकूर हूँ कि हेलीकॉप्टर तक हमारे साथ इमदाद किया गया और उन्होंने फौरन 15 करोड़ रुपए रिलीज किए हमारे अपोजिशन के लिए। लेकिन देखे मेरा भी दरख्वास्त होगी सबसे, ये सियासत का टाइम नहीं होता, ऐसे वक्त में कोई सूबा, कोई जिला ऑन इट्स ओन वो मैनेज नहीं कर पाता। ये वफाकी हुकूमत की एनडीएमए की इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सूबाई हुकूमत की है। तो मैं सबको कहूँगा कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कल जबकि हम ये रेस्क्यू और रिकवरी के काम से वो हों तो ये बिलियंस वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ है, हमारे लोग सारे ज़राअत से वाबस्ते हैं, उनका सारा खराब हुआ है। शाहजेब साहब आप अगर इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 फुट से ज्यादा पानी रोड्स के ऊपर से आया है और सारी फसलें तबाह हो गई है। तो बहुत ज्यादा नुकसान है। फिलहाल तो हमारा मेन फोकस जो है वो जानी नुकसान पर है कि इसको हम रेस्क्यू करें। ऐसा ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी लोगों को भी, लोगों का अपना माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। इसलिए मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा नुकसान देखा है? क्योंकि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि ऐसा कभी देखा ही नहीं गया, वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं। आप बताइएगा। आप सही फरमा रहे हैं। मुझे जो यहाँ लोगों ने कहा, मेरे क्या हमारे साथ जो बड़े हैं वहाँ पर वो भी ये कह रहे हैं कि हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा कि इतना ज्यादा नुकसान कभी हुआ हो, और खासकर बारिशों के सिलसिले। अदरवाइज हमारे माउंटेन एरिया यहाँ बारिशें ज्यादा होती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है, बट इस डैमेज, इस एक्सटेंसिव जो डैमेज हुआ है इस मरतबा जितनी बारिशें हुई हैं, एंड दिस वाज ऑल इन लेस देन 2-3 आवर्स। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक ये सारा हुआ है। एंड बाय 11 o'clock द पीपल स्टार्टेड सेइंग कि जी हाँ इतना डैमेज हुआ है। एंड ऑल ऑफ अ सडन इट केम अप। एक फैमिली कह रही है कि वो नाश्ता ही कर रहे थे कि ये सब कुछ पानी आया है। तो ये इन अ मोमेंट इट्स ऑल गॉन। लेकिन ये जरूर है कि इतना डैमेज पहले कभी नहीं हुआ था जिस वक्त जो इस मरतबा डैमेज हुआ। और जो नुकसान का मैग्नीट्यूड है वो उसके लिए बहुत लाजमी है, जैसे कि आप कह भी रहे हैं, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं कि सारी सियासत को एक तरफ रख के वफाक और सूबाई हुकूमत आपस में ताउन करके ही इससे निपटा जा सकता है। जितना बड़ा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हो गया और लोगों का ज़ाती तौर पर भी हो गया। यस बिल्कुल, और ये बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात है कि वफाकी हुकूमत की इतनी ही जिम्मेदारी है इन सरकमस्टांस में आईनी और कानूनी जितनी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू। बहुत नुकसान हुआ है, पहले ही ज़ाहिर सूबा दहशतगर्दी से इस वक्त मुतासिर है, लोगों ने बहुत भुगता है वहाँ, और अब जो कुदरती आफात हैं, इसके अलावा क्लाउड बस्ट है, उसकी वजह से जो इस वक्त तबाही हुई है, बहुत ज़रूरत है कि वफाक भी ख्याल करे, सूबाई हुकूमत भी डिलीवर करे और लोगों को रिलीफ भी दिया जाए, बाद में उनके नुकसानात भी पूरे करने की कोशिश की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे भी बनाया जाए। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि मुस्तकबिल में अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, तो किस तरीके से नुकसान से बचा जा सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है अब से कुछ देर बाद, और वो मीटिंग है सदर पुतिन
और सदर ट्रंप के दरमियान मीटिंग होगी अमेरिका की रियासत अलास्का में। उसके लिए सदर ट्रंप रवाना हो गए हैं। रवाना होते हुए उन्होंने जो बातें की हैं वो भी अहम हैं। सारी दुनिया देख रही है, भारत बहुत गौर से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा जा चुका है कि अगर इस मीटिंग में ब्रेक थ्रू नहीं होता तो जो रूसी तेल की खरीदारी है उस हवाले से भारत पर मजीद पाबंदियाँ और मजीद जो टैरिफ्स हैं वो लग सकते हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर बाद अमेरिकी रियासत अलास्का में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के नतीजे में 3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग के हवाले से बड़ा फैसला मुतवक्के है। साथ ही इस मीटिंग पर यूरोपीय ममालिक के साथ साथ भारत की नज़रें भी जमी हुई हैं। भारतीय ऑयल रिफाइनरीज की नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया पहले ही भारत को खबरदार कर चुकी है कि अगर ट्रंप पुतिन मुलाकात कामयाब नहीं होती तो रूसी तेल खरीदने पर भारत को मजीद अमेरिकी टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। आज इस मीटिंग के लिए रियासत अलास्का के लिए रवाना होते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाई स्टेक्स। बाद में अपने तैयारे में ट्रंप ने इस मुलाकात के हवाले से सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया और एक दफ़ा फिर कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो रूस को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। You had said earlier this week that Putin would face severe consequences if you get the sense from him that he's not interested. What do you mean by that? Economically severe. Yes, it will be very severe. I'm not doing this for my health, okay? I don't need it. I'd like to focus on our country, but I'm doing this to save a lot of lives. Yeah, very severe. जबकि इससे पहले रूसी सदर पुतिन ने क्रेमलिन में अहम मुशावरती इजलास की सदारत की। CNN के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया की पुरजोश कोशिशों की तारीफ की। पुतिन ने जुमेरात को क्रेमलिन में सीनियर रूसी हुक्काम के साथ एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मेरी राय में मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया दुश्मनियां ख़त्म करने, क्राइसिस ख़त्म करने और ऐसे मुआहदे करने के लिए जो इस तनाज़े में शामिल तमाम फरीकों के मफाद में हों खासी पुरजोश और मुखलिस कोशिशें कर रही है। इस मुलाकात का मकसद हमारे ममालिक समेत यूरोप और पूरी दुनिया में अमन के लिए तवील मुद्दती माहौल तैयार करना है। साथ ही रूसी सदर पुतिन ने तजवीज़ पेश की कि ये वसीतर अमन उस वक्त हासिल किया जा सकता है कि अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले मराहिल में हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स के कंट्रोल के शोबे में मुआहदे तक पहुँच जाएँ। ट्रंप और पुतिन दोनों ही मस्बत इशारे दे रहे हैं, मगर 3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग के हवाले से ट्रंप और पुतिन की इस बड़ी मुलाकात पर खुद यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस मुलाकात के रूस के हक में जाने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही आलमी मीडिया भी अभी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के साथ मुलाकात होना ही रूसी सदर पुतिन की कामयाबी है, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले खुद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की यह पॉलिसी थी कि रूस को मुआशी पाबंदियों और सिफारती तन्हाई के जरिए दबाव में रखा जाए, मगर अब इस मुलाकात से रूस सिफारती जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में होने वाली मुलाकात रूसी सदर को मगरिब के साथ सिफारती तन्हाई से बाहर निकाल रही है और यूक्रेनी और यूरोपीय रहनुमाओं को खदशा है कि इससे पुतिन को अमेरिकी सदर को अपने हक में करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ ट्रंप से मुलाकात करना ही सदर पुतिन के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो रूसी सदर को सिफारती जमूत से बाहर ला सकती है और उन्हें अमेरिकी सदर को फेस टू फेस कायल करने का मौका फराहम कर सकती है। रूसी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल टेलीविज़न पर गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप और पुतिन की अचानक मुलाकात पर जोशीला तबसरा किया गया कि पुतिन का अमेरिका का दौरा करना रूस को तनहा करने के पूरे तस्वुर का टोटल कोलैप्स है। टोटल कोलैप्स। इसी तरह यूक्रेन जंग के हामी रूसी सियासी तज्जियाकार के मुताबिक अगर ट्रंप और पुतिन बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक ना भी करें तो भी ये एक ब्रेक थ्रू है। हाल ही में अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के दौरा रूस के बाद जब यह खबर सामने आई कि अमेरिकी सदर और रूसी सदर मुलाकात करेंगे, तो इसके बाद से ही यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन इस खदशे का इजहार करने लगे कि अगर अमेरिकी सदर रूसी सदर के धोखे में आ जाएंगे और यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए अपने इंतखाबी वादे पर अमल करने के चक्कर में रूस को फ़ायदा पहुंचा देंगे। इसी तनाजुर में ट्रंप और पुतिन की आज होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय ममालिक के सरबराहों और ख़ुद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जब से अमेरिकी सदर ट्रंप ने अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का ऐलान किया है, तब से यूरोपीय लीडर्स परेशान हैं। अगरचे ट्रंप ने देर से ही सही मगर यूक्रेन की हिमायत के इशारे दिए हैं, लेकिन यूरोप को खदशा है कि सदर पुतिन सदर ट्रंप को दोबारा अपनी शराइत पर कायल कर लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए डेस्परेट यूरोपीय रहनुमाओं ने बुध के दिन अमेरिकी सदर के साथ एक वर्चुअल सरबराही इजलास मुनक़िद किया, जो जुमे को ट्रंप
और पुतिन की वन-ऑन-वन मुलाकात से पहले बज़ाहिर ट्रंप की जहनसाजी के लिए था। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद मोहतात तौर पर मस्बत लहजा अपनाते हुए दावा किया कि ट्रंप ने उनकी फौरी सीज फायर की अपीलों पर हिमायत का इजहार किया और इस बात पर भी इत्तफाक किया कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में मुज़ाकरात की मेज़ पर निशिस्त ज़रूर मिलनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ कॉल में शरीक रहनुमाओं ने 5 मुश्तरका उसूलों पर इत्तफाक किया। पहला उसूल ये कि यूक्रेन से मुताल्लिक कोई भी बात यूक्रेन के बगैर नहीं होगी। दूसरा ये कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका की मुश्तरका समिट की तैयारी शुरू की जाए। तीसरा ये कि रूस अमन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जंगबंदी पर राजी हो जाए। चौथा ये कि यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानतें मिलें और ज़ेलेंस्की के मुताबिक ट्रंप ने भी इस बात की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि रूस को यूक्रेन के यूरोपीय और नेटो अज़ाइम पर वीटो का हक नहीं हो सकता और अगर पुतिन अलास्का में जंगबंदी पर मुत्तफिक ना हुए तो रूस को नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमन मुज़ाकरात रूस पर मुनासिब दबाव के साथ होने चाहिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल सरबराही इजलास से वाकिफ 2 यूरोपीय सिफारतकारों ने बताया कि इस कॉल के दौरान ट्रंप बज़ाहिर ये कहते हुए नजर आए थे कि वो पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में गैर मशरू सीज फायर के लिए दबाव डालेंगे और वो समझते हैं कि ये रूस की जानिब से नेक नियति का मुजाहरा होगा। ज़राए ने बताया कि ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस की तरफ से कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके का मामला उनके लिए मुज़ाकरात का मौजू नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को में अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन ने एक मंसूबा पेश किया जिसके तहत यूक्रेन का मशरिकी डोनबास रीजन, जिसका बेशतर हिस्सा अब रूस के ज़ेरे कब्जा है, उसे जंगबंदी के बदले रूस के पास ही छोड़ना होगा। मगर इस मंसूबे की तफसीलात अभी तक इबाहम में हैं। ताहम इस मीटिंग के बाद सदर ट्रंप ये बात दोहरा रहे हैं कि पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात के बाद अगली मुलाकातों में यूक्रेनी सदर को भी शरीक किया जाएगा। साथ ही ट्रंप खबरदार भी कर रहे हैं कि अगर अमेरिका और रूस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो रूस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इस मुलाकात से पहले रूस के ज़ेरे कब्जा यूक्रेनी इलाकों के हवाले से बहस इसलिए संजीदा शक्ल इख्तियार कर गई है क्योंकि रूसी सदर से मुलाकात तय होने के बाद सदर ट्रंप ने यह बयान दे दिया था कि ज़मीन की वापसी के अलावा कुछ इलाकों में ज़मीनों का तबादला भी हो सकता है। जबकि आज अलास्का जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पुतिन से मुलाकात में ज़मीनों के तबादले पर बात होगी, मगर मैं ये फैसला यूक्रेन पर ही छोड़ूंगा। अगर मैं सदर नहीं होता तो पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर रहे होते। Are the territorial swaps on the table? Will you be discussing that? They'll be discussed, but I've got to let Ukraine make that decision. And I think they'll make a proper decision. But I'm not here to negotiate for Ukraine. I'm here to get them at a table. And look, Vladimir Putin wanted to take all of Ukraine. If I wasn't president, he would right now be taking all of Ukraine. But he's not going to do it. इसी तनाजुर में अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने कुछ नक्शे शाया किए हैं जिनमें दिखाया गया है कि रूस यूक्रेन के किन इलाकों पर कब्जा कर चुका है और ये कब से रूस के कंट्रोल में है। CNN के मुताबिक रूस इस वक्त यूक्रेनी ज़मीन के तकरीबन 5वें हिस्से पर कंट्रोल रखता है। नक्शे के मुताबिक रूस ने 2014 में अपने इलाके को तौसी देते हुए यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया। 2014 में ही रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने डोनबास रीजन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और शुमाल में वसी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे यूक्रेन ने बाद में जंग के दौरान वापस हासिल कर लिया। ताहम मशरकी और जनूबी यूक्रेन के इलाकों पर रूस अब भी कंट्रोल रख 2025 में 3.5 साल की जंग के बाद रूस का यूक्रेन के 18.4% इलाके पर कब्जा है। ताहम इस जंग के दौरान यूक्रेन ने भी अगस्त 2024 में रूस के कर्स्क रीजन के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे नक्शे में नीले रंग में दिखाया गया है। मगर अब इस इलाके को रूस वापस हासिल कर चुका है और अब रूस की जानिब से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक डोनबास रीजन, जिसके 2 बड़े इलाकों में से एक का मुकम्मल कंट्रोल पहले ही रूस के पास है और दूसरे इलाके का 70% रूस के कब्जे में है और रूस चाहता है कि बाकी 30% भी जंगबंदी के बदले में यूक्रेन रूस के हवाले कर दे। और जवाब में ये तजवीज़ है कि सरहद पर रूस के पास मौजूद यूक्रेन के 2 छोटे इलाके यूक्रेन को वापस दे दिए जाएंगे। ताहम CNN के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि ये इलाके तो पहले ही रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का हिस्सा है, इसलिए ये बिल्कुल भी बराबरी का तबादला नहीं होगा। अब ये प्रपोजल है जो मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और अमरीकी सदर ट्रंप भी रूस और यूक्रेन के दरमियान ज़मीनों के तबादले के बयान दे रहे हैं और इसी तनाजुर में यूक्रेन शदीद खदशात का इजहार कर रहा है और वाज़ेह कर रहा है कि वो अपनी ज़मीन पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप
प्यूटिन मुलाकात में फौरी तौर पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कानात महदूद नजर आते हैं और मुज़ाकरात मज़ीद तवील हो सकते हैं, मगर इन मुज़ाकरात के नताइज से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि भारत भी मुतासिर होगा, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ते तो रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ्स में इजाफा हो सकता है। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय ऑयल रिफाइनरीज भी इन्हीं खदशात का शिकार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समंदरी रास्ते से रूसी खाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अमरीकी और रूसी सदर की मुलाकात के तनाजुर में हिफाजती इकदाम के तौर पर भारतीय रिफाइनरीज दुनिया भर में रूस का मुतबादिल सप्लाईज की तलाश कर रही हैं। भारत के स्टेट प्रोसेसर्स ने सितंबर और अक्टूबर के लिए इस हफ्ते बड़ी मिकदार में गैर रूसी खाम तेल खरीदा है, जो अमरीकी धमकियों के बाद बड़ा इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने दुनिया में हर खित्ते की मार्केट से कार्गोज खरीदे हैं, जिनमें अमेरिका के साथ साथ ब्राजील और मशरिक़ वस्ता भी शामिल हैं। एक ताजिर के मुताबिक भारत ने स्पॉट मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी सऊदी अरब से की है। सऊदी अरब भारत को सितंबर के लिए 22.5 मिलियन बैरल्स खाम तेल फराहम करेगा। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद सऊदी अरब से भारत की सबसे बड़ी खरीदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में ट्रंप और प्यूटिन के दरमियान होने वाली मुलाकात को भारतीय इंडस्ट्री करीब से देख रही है, क्योंकि सब ये शिद्दत से जानना चाहते हैं कि रूसी तेल की फरोख्त पर अमरीकी दबाव कम होगा या मजीद बढ़ जाएगा। तारीखी तौर पर भारत रूसी खाम तेल का कोई खास खरीदार नहीं रहा था और उसका ज़्यादातर इन्हिसार मशरिक़ वस्ता पर रहता था, मगर ये सब 2022 में उस वक्त बदल गया जब यूक्रेन पर हमले के बाद ग्रुप ऑफ 7 ममालिक की जानिब से यह पाबंदी लगा दी गई कि रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल से ऊपर नहीं हो सकती। और ये इसलिए किया गया ताकि रूस की तेल से आमदनी को महदूद करके उस पर दबाव डाला जा सके, यानी रूस को $60 फी बैरल या उससे नीचे बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल बेचने की इजाज़त थी, उससे ऊपर नहीं। हालांकि उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और फिर भारत ने आलमी मार्केट से डिस्काउंट पर रूस से तेल की खरीदारी शुरू कर दी और फिर 2025 के वक्त तक भारत की रूसी तेल की दरामदाद तकरीबन 17 लाख बैरल्स योमिया तक पहुंच गई, जो भारत की टोटल तेल की खरीदारी का तकरीबन 37% था। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारतीय निजी रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नयारा एनर्जी से तवक्को है कि वो रूसी खाम तेल खरीदना जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ तवील मुद्दती मुआहदों के तहत रूस से वो तेल खरीद रही हैं। ताहम सरकारी रिफाइनरीज अक्टूबर के लिए रूसी तेल की स्पॉट खरीदारी रोक रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रोड्यूसर्स मुमकिना तब्दीली के रद्द-ए-अमल में पहले ही चीनी खरीदारों को रूसी खाम तेल ज्यादा जारहाना अंदाज में बेचना शुरू कर चुके हैं। सितंबर से अक्टूबर के लिए चीन को रूसी तेल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि कुछ तेल भारतीय खरीदारों से डाइवर्ट कर दिया गया है। भारतीय इंपोर्टर्स जो अब भी रूसी खाम तेल खरीदना चाहते हैं, उन्हें बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स की तरफ से हिचकिचाहट का सामना है, जो ट्रंप की धमकियों से परेशान हैं। ऐसे खदशात के पेश नज़र ताजिरों का कहना है कि कुछ निजी कंपनीज मुमकिना तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा रूसी खाम तेल छोटे बैंकों, चीनी करेंसी युआन और डार्क फ्लीट टैंकर्स के जरिए खरीदने पर गौर कर सकती हैं। भारत पर पहले ही सदर ट्रंप 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमरीकी टैरिफ हैं। ट्रंप इंतजामिया मोदी हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ा रही है कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कामयाब नहीं होती तो भारत को मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वज़ाहिर सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए रूस के खिलाफ हरबे के तौर पर भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, मगर यह भी वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप खुद भारत से भी नाराज हैं, क्योंकि भारत ब्रिक्स इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसे ट्रंप अमरीकी मईशत और अमरीकी डॉलर के लिए खतरा समझते हैं और अमरीकी इत्तेहादी होते हुए भारत के इस ब्लॉक का हिस्सा होने पर हैरानी का इजहार कर चुके हैं। इसलिए दिन ब दिन अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तनाव में शिद्दत आती जा रही है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत अमरीका को काउंटर करने के लिए अपने बड़े हरीफ चीन के करीब। इस हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जानलेवा सरहदी झड़प के बाद भारत और चीन मुआशी राब्ता बहाल कर रहे हैं, जो इस बात की ताज़ा निशानी है कि ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ब्रिक्स ममालिक के करीब हो रहा है। बातचीत से आगाही रखने वाले अफराद ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हालिया इकदाम के तौर पर नरेंद्र मोदी चीन और भारत के दरमियान अगले महीने से दोबारा बराह रास्त फ्लाइट्स शुरू करने जा रहे हैं और इस मुआहदे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान उस वक्त किया जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी 7 साल में पहली बार चीन जाएंगे और 31 अगस्त को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीनी सदर शी से मुलाकात करेंगे। भारत और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाजें कोरोना वबा के दिनों में मुअत्तल कर दी गई थी और फिर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव उस वक्त बढ़ गया कि जब 2020 में हिमालय के इलाके में सरहदी झड़पें हुई और 20 भारतीय फौजी और चीनी फौजी भी मारे गए, जिनकी तादाद के बारे में पता नहीं चल सका। मोदी हुकूमत ने हाल ही में कई साल की पाबंदियों के बाद चीनी शहरियों के लिए सयाहती वीजे जारी करने की इजाज़त दी है।
चीन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए चीन के अहम इनपुट्स की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे कशीदगी में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन दोनों एशियाई ताकतें मुमकिन तौर पर रातों रात मुकम्मल एतमाद बहाल नहीं कर सकेंगी। वो बरसों से एक दूसरे को हरीफ के तौर पर देखते रहे हैं और चंद माह पहले ये कशीदगी उस वक्त बढ़ गई थी कि जब चीन ने पाकिस्तान को भारत के साथ हालिया फौजी तनाज़े में हथियार और इंटेलिजेंस फराहम की थी। नरेंद्र मोदी ब्राजील और रूस के साथ भी ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, जो भारत के साथ ब्रिक्स के बानी अरकान हैं। जब अमेरिका से ताल्लुकात कशीदा हो गए तो अगस्त में नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन को भारत के दौरे की दावत दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत की जानिब से रूसी रियायती तेल की दरामदाद जारी रखने पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जो रूस की फंडिंग में मदद फराहम करती है। ताहम भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पीछे हटने के कोई आसार नहीं दिखाए और उनकी हुकूमत ने इसी महीने रूस के साथ साथ मुआशी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका तवील अरसे से भारत को जियोपॉलिटिक्स में चीन के काउंटर बैलेंस के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन ट्रंप की ट्रेड वॉर्स के बाद चीन और भारत कॉमन ग्राउंड तलाश कर रहे हैं। भारत में चीन के सफीर ने नरेंद्र मोदी को टैरिफ के मामले पर इखलाकी हिमायत की पेशकश की है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते चीनी वज़ीर ख़ारजा के टैरिफ के हवाले से बयान को दोहराते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि बुली को 1 इंच देंगे तो वो 1 मील ले लेगा। इसके अलावा भारतीय न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की ज़राए से खबर के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा पीर को भारत का दौरा करेंगे और इस दौरे में वो सरहदी इशूज़ पर भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल से मुलाकात करेंगे। भारत की अपने दरीना हरीफ चीन से कुर्बत बढ़ रही है या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अपने दरीना इत्तेहादी अमेरिका से दूरियां बढ़ रही हैं। अलबत्ता भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ज़राए से ये रिपोर्ट किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ताहम खबर के मुताबिक भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान पर एक तरफ मगरबी ममालिक की जानिब से जौहरी मुआहदे के लिए दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ुद ईरान के अंदर से भी जौहरी मुज़ाकरात की आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद होने की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में ईरान के अहम इत्तेहादी मुसलसल कमज़ोर हो रहे हैं, जिससे खित्ते में उसकी सियासी और अस्करी पोजीशन बतदरीज कमज़ोर होती जा रही है। जहाँ शाम जैसे अहम मुल्क में उसका मजबूत इलाकाई इत्तेहादी यानी बशार उल असद इक़्तिदार से महरूम हो चुका है, वहीं अब खित्ते में ईरान की अहम तरीन प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं और एक तरफ ईरानी हुकूमत लबनानी हुकूमत पर तनकीद कर रही है तो दूसरी तरफ लबनानी हुकूमत की तरफ से भी शदीद जवाब आ रहा है। जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग और सिफारती डेडलॉक से कमज़ोर ईरान की मजहबी क़यादत एक दोराहे पर खड़ी है कि वो या तो दबाव के बावजूद अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखे और मज़ीद इसराइली और अमरीकी हमलों का ख़तरा मोल ले, या फिर पीछे हट जाए और क़यादत में फूट का ख़तरा कबूल करे। 3 ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि अब ईरान की सियासी क़यादत समझती है कि अमेरिका से मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जो मज़ीद कशीदगी और बड़े ख़तरे से बचा सकते हैं। जौहरी और अस्करी अहदाफ पर हमलों ने ईरान को हिला कर रख दिया, जिनमें पासदारान इनक़िलाब के आला कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की अमवात भी शामिल थीं। ये हमले अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के मुजव्विज़ा छठे दौर से सिर्फ 1 दिन पहले शुरू हुए। फिर जब ईरान ने अमेरिका पर सिफारतकारी से धोखे का इल्ज़ाम लगाया तो ईरान के अंदर कुछ सख्त गिर अरकान पार्लियामेंट और फौजी कमांडर्स ने उन ईरानी हुकाम को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हामी थे। सख्त गिर ईरानी हुकाम का कहना था कि ये मुज़ाकरात एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप साबित हुए जिसने ईरानी मुसल्लह अफवाज की तवज्जो हटा दी। ताहम ईरान के सियासी मामला से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि फौजी तसादुम के बाद अब ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की तरफ झुक रही है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इतवार को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हम हथियार डालने का इरादा रखते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान जंग के बाद मज़ीद जौहरी सिफारतकारी की मुखालफत करने वाले सख्त गिर ईरानियों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि आप बात नहीं करना चाहते तो आप बताएं कि क्या करना चाहते हैं, क्या आप दोबारा जंग की तरफ जाना चाहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सदर के बयान पर ईरान की सख्त गिर शख्सियात ने सख्त तनकीद की, जिनमें पासदारान इनक़िलाब के कमांडर अजीज़ गज़नफ़री भी शामिल हैं। अजीज़ गज़नफ़री ने खबरदार किया कि खारजा पॉलिसी में एहतियात ज़रूरी है और लापरवाह बयानात संगीन नताइज पैदा कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ही होता है। और अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ख़ामनाई और ईरान में ताकत का मजहबी मरकज़ इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ
क्योंकि वो इन मुज़ाकरात को ईरान की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि अगर ईरान यूरेनियम की अफज़ोदगी दोबारा शुरू करता है तो वो इसे दोबारा निशाना बनाने में नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान ने इसके जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाई का अज़म ज़ाहिर किया है, मगर इसके बावजूद ईरान को खदशा है कि आइंदा हमले सियासी और अस्करी हम आहंगी को मफलूज कर सकते हैं। इसलिए ईरानी क़यादत ने एक दिफाई काउंसिल कायम की है ताकि कमांड का तसलसल बरकरार रहे, चाहे 86 साला खामनाई को कत्ल की कोशिश से बचने के लिए किसी दूर दराज पनागाह में मुंतकिल होना पड़े। ईरान का कहना है कि यूरेनियम की अफजोदगी इसके पुरअमन जौहरी तवानाई के प्रोग्राम का हिस्सा है जो उसका हक है, जबकि ट्रंप इंतजामिया इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करती है और यही सिफारती तातुल की बुनियादी वजह है। दूसरी जानिब अगर ईरान जौहरी मुज़ाकरात में वापस आने से इनकार करता है या अपनी जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कोई काबिल तस्दीक मुआहिदा नहीं करता, तो इस सूरत में ईरान पर 3 यूरोपीय ताकतों की कोशिश से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों की बहाली का खतरा भी मंडला रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने की धमकी दी है, लेकिन ईरानी ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ दबाव डालने की हिकमत अमली है, कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं है, क्योंकि इस मुआहदे से निकलना दुनिया को ये पैगाम देगा कि ईरान जौहरी बॉम्ब बनाने की दौड़ में है और इससे अमरीका और इसराइल की मुदाखलत यकीनी हो जाएगी। जबकि एक सीनियर मगरबी सिफारतकार के मुताबिक ईरान के हुक्मरान पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं और इस वक्त किसी भी किस्म की मज़ाहमत एक ऐसा जुआ है जो उल्टा पड़ सकता है, ख़ास तौर पर कि जब मुल्क के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, मुल्क की दिफाई ताकत मुतासिर हो चुकी है और 2023 से इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में ईरान की प्रॉक्सी मिलिशियाज़ को नाकारा बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के आम लोग जंग और दुनिया से कट जाने से थक चुके हैं। तेल पर चलने वाली ईरानी मईशत पहले ही पाबंदियों और हुकूमती बदइंतज़ामी से कमज़ोर थी, अब हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। शहरों में रोज़ाना बिजली के तवील ब्रेक डाउन होते हैं जिससे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। पानी के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं और ख़ुद ईरानी हुकूमत ने पानी के कौमी बहरान की वार्निंग दी है। जून की जंग के दौरान बहुत से ईरानी हत्ता के हुकूमत के मुखालिफ भी अपने मुल्क के साथ खड़े थे, लेकिन अब आमदनी में कमी और सख्त क्रैकडाउन ने हालात मज़ीद बिगाड़ दिए हैं। लेकिन ईरान में इस वसी अवामी नाराज़गी के बावजूद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू नहीं हुए। इसके बरक्स ईरानी हुक्काम ने सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है, फांसियों की रफ्तार तेज़ कर दी है और मुबैना इसराइली जासूसी नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, जिससे निगरानी और जब्र में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। इस दौरान कई साल से नज़रअंदाज किए गए मुतदिल सियासतदान अब दोबारा सरकारी मीडिया में नजर आने लगे हैं। कुछ माहिरीन समझते हैं कि ये हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी में कोई तब्दीली लाए बगैर अवाम की बेचैनी कम करने और अंदरूनी इस्लाहात का इशारा देने की कोशिश है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।